आप बहुत अच्छे से जितनी भी टेबल है उसको थोरो अच्छे से रीड करके अच्छे से समझो कि भाई क्यों इसमें है, क्यों कम है, हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए। पहले बुक अच्छे से पढ़ना, फिर एनसीईआरटी की तरफ आना, क्योंकि बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में हर एक चीज बहुत अच्छे से कवर्ड है। इस तरीके से ऐसे में डब्बे में डब्बा बना के आना, डायग्राम जितना कोशिश कर पाओ डायग्राम की फॉर्म में बना के आना, कोई नहीं काटेगा। हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ तान्या मुंजाल और आज ना बेटा देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम हमारे अच्छे नंबर आए इकोनॉमिक्स में, सबको डर लग रहा है। क्या करें ऐसा कि हमारे भी अच्छे नंबर आए, हम भी 95 प्लस मार्क्स लेके आ सके इकोनॉमिक्स में। तो ऐसी क्या टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपको भी कोई ना रोक सके 95 प्लस मार्क्स लेके आने के लिए? तो भाई ये टिप्स है आपके लिए लेके आए हूं, ये फॉलो कर लो टिप्स, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भी फोड़ सकते हो एग्जाम में, आपके नंबर भी बहुत 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 बढ़िया आएंगे और आप भी 95 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो भाई अब क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स को लेके चले तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी, जरूर पढ़ के जानी है एनसीईआरटी। हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर 1 मार्क के क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी में से जरूर बन सकते हैं और आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, जरूर पढ़ के जाना। बच्चे छोड़ देते हैं। हाँ, बुक अपनी भी पढ़नी है जो आपको लगाई हुई है, प्लस इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी पढ़ के जानी है। क्लियर है? दूसरी चीज, जितने भी ईयर्स है उसके आपने अब तक शायद लिस्ट बना ली होगी, या फिर अगर नहीं बनाई तो एक लिस्ट बना लो, जरूर पढ़ के जाना। साल, ईयर्स, 1 मार्क के क्वेश्चन, एमसीक्यू में से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, तो आपको सारे ईयर्स पता होने चाहिए कि भाई ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब आया था, एलपीजी पॉलिसीज कब आई थी, ये सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, टेबल का एनालिसिस, यहां से क्वेश्चन आ जाता है स्पेशली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के चैप्टर से या फिर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर से कि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ, आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को देख के आप उसको एनालाइज करो। क्यों रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? क्यों चाइना में सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया का और पाकिस्तान को? तो ये टेबल आपके पास आएगी, टेबल को एनालिस, तो आपको हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए। आपको वो डेटा गिवन है, वो टेबल गिवन है, आपको कितनी क्लियर होनी चाहिए कि आप टेबल देख के आपको हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, तो ही आप उस टेबल को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं टेबल को एनालाइज करने पे, तो आप बहुत अच्छे से जितनी भी टेबल है उसको थोरो अच्छे से रीड करके अच्छे से समझो कि भाई क्यों इसमें है, क्यों कम है, हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, बॉक्सेस, जरूर पढ़ के जाना है। बॉक्सेस आपको पता क्या, अगर आप देखोगे आपके इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक में एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है, छोड़ के मत जाना। बॉक्सेस में से भी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कई बार छोड़ जाते हैं, ऊपर का सारा पढ़ जाते हैं, बॉक्सेस छोड़ जाते हैं, सोचते हैं बॉक्स में ही तो है, छोड़। बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। लास्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन जितना मर्जी घूम फिर के आ जाए, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाए या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अच्छे से कुछ भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अच्छे से क्या कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। रट के मत जाना, समझ के जाना कि क्यों है ऐसा। अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अब तक तो अच्छे से समझ चुके होंगे, हर एक चीज की कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी से होनी चाहिए। और एक बच्चे जो आज भी ये सोच रहे हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के चला जाऊंगा, बहुत है, तो ऐसे मत करके जाना भाई, आपसे विनती है इस चीज की कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ डिपेंड होके मत जाना। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, बोर्ड्स के एग्जाम में आपके कई बार अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वो डाल दे तो क्या करोगे आप? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि वो क्वेश्चन तो जरूर 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 करके जाने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टीचर आपको ये बोलता है कि बाकी के क्वेश्चन छोड़ दो, पढ़ के जाने हैं, क्योंकि सारी चीजें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में आप ये नहीं सोच सकते ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाएंगे, ये नहीं है तो नहीं। 11th क्लास में हम फिर भी सोच लेते हैं, 11th क्लास में ये होता है कि टीचर ने, अगर स्कूल की टीचर ने आपको ये बता दिया तो अब उनको पता है, उन्होंने ही बनाना ना पेपर, तो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन 12th में हमें नहीं पता, समझ रहे हो? तो हर एक चीज का आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। और दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो आपके दिमाग में है ना, यही कर जाएंगे, है ना।
क्लास में मैम ने टेस्ट में भी यही क्वेश्चन दिया था, वही पढ़ के जाते हैं, है ना। तो ये इस पे डिपेंड मत होना, हर एक चीज अच्छे से पढ़ के जानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको बहुत 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 अच्छे से, उसकी तो रिटन प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी जो बुक है ना वो पढ़ जाना बहुत है। टी.आर. जैन, वी.के. औरी वाली बुक, या आपको कोई भी बुक लगवाई है संदीप वाली, या कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ जाना मोर देन इनफ है। इसकी एनसीईआरटी पे आपकी चॉइस है। इंडियन इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी तो पक्का 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 पढ़नी है, इसकी एनसीईआरटी की आपकी चॉइस है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ जाना लास्ट में एक बार ऊपर ऊपर से, अगर नहीं टाइम है तो अगर आप अपनी बुक भी पढ़ जाते हो ना और पीछे के हॉर्स, एबिलिटी जोन वाले क्वेश्चन और वो अच्छे से अगर अपनी बुक कर जाते हो ना, वो भी मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी की आपकी चॉइस है, पढ़, अगर टाइम है तो पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़ना, अगर टाइम है तो पढ़ लेना, अगर नहीं टाइम है तो अपनी बुक जरूर अच्छे से करना। पहले एनसीईआरटी की तरफ मत घूमना, पहले बुक अच्छे से पढ़ना, फिर एनसीईआरटी की तरफ आना, क्योंकि बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में हर एक चीज बहुत अच्छे से कवर्ड है, क्लियर है। चलो जी, तो वही है, चॉइस है एनसीईआरटी की, टाइम है तो कर लेना, वरना कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, अगर होर्ड्स के क्वेश्चन, 1 मार्क के एमसीक्यू के क्वेश्चन, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या कुछ भी जिस भी फॉर्मेट, वो जरूर पढ़ जाना, ऊपर ऊपर से रीडिंग ले जाना, ताकि कुछ भी अगर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको, ठीक है। एक चीज और बोलूंगी, जो देश में थोड़ी बहुत इकोनॉमी में चेंजेस आ रही है, पॉलिसीज या गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंज लेके आए, वो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन क्या है, इसके अलावा बुक के अलावा डिमोनेटाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें भी आप अच्छे से करके जाना, जीएसटी क्या है, ये सारे टॉपिक्स करके जाना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ बुक की चीजें, एक आधा क्वेश्चन कुछ भी बाहर से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें का भी ध्यान रखना कि इस टाइम प्रेजेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है आपका, ओके बच्चा। चलो नेक्स्ट है, सारे के सारे फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, रीजंस और कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए, हर एक चीज का रीजंस आना चाहिए। स्पेशली अगर एडीएएस वाले चैप्टर से अगर मैं प्रोपेंसिटी वाला जो टॉपिक है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, वहां से आपका होर्ड्स का क्वेश्चन जरूर बनता है, और वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, अगर आपको हर एक चीज का रीजन पता है कि ये क्यों है, क्या रीजन है, तो ही आप अच्छे से रीजन लिख पाओगे। तो अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना। गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में भी आ जाता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू रिसीट्स है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों है। अरे टॉपिक अच्छे से समझ आएगा तो ही रीजन लिख पाओगे ना। तो हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए, कंसेप्ट इतना क्लियर हो कि आपको कुछ भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। डन है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन जो है ना आपके नेशनल इनकम वाले चैप्टर में जो है ना, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वहां से आपके प्रिकॉशन जरूर बनेंगे, याद रख लेना, जरूर 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 आएगा वहां से क्वेश्चन। और रीजंस पता होना चाहिए कि भाई ये नेशनल इनकम में क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, दोनों के रीजंस पता होने चाहिए। व्हाई इट इज कैलकुलेटेड, या व्हाई ये क्यों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ये क्यों इंक्लूड होगा और ये क्यों इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, हर एक चीज का आपका बेटा रीजन पता होना चाहिए। यहां से भी स्टार मार्क कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 पॉइंट डाल दिए 1.5 नंबर के, तो रीजंस पता होना चाहिए। खाली इतना समझना नहीं कि हाँ ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना पता होना जरूरी नहीं, इसके साथ ये भी पता होना जरूरी है कि क्यों इंक्लूड होगा और क्यों इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा समझ रहे हो। नेक्स्ट, टेबल के एक्सप्लेनेशन, अब मान लो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सप्लेन करो इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल, ये नहीं कि खाली टेबल बना के आओ, टेबल बनानी है तो टेबल की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कब टेबल बनानी है कब डायग्राम, अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है ये टेबल बनानी है, मेंशन या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो खाली टेबल से ही एक्सप्लेन करना। कई बार होता है ना, एक क्वेश्चन की टेबल भी होती है और डायग्राम भी होता है, तो समझ नहीं आता टेबल बनाया या डायग्राम बनाया। अगर स्पेशली मेंशन है क्वेश्चन में टेबल बनाना है कि डायग्राम बनाना है, तो वही बनाओगे। टेबल पूछा तो टेबल, डायग्राम पूछा तो डायग्राम। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा होता, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली
ना ही 4 नंबर के क्वेश्चन में हम ना तो टेबल और डायग्राम दोनों चीजें तो इतनी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मीनिंग भी लिखना है, एक्सप्लेनेशन भी करनी है। अगर टेबल या डायग्राम है तो वो भी बनाएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी मर्जी, अगर कुछ मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में कि क्या बनाना है, तो आपकी मर्जी, आपको टेबल बनानी है टेबल बनाओ, डायग्राम बनानी है डायग्राम बनाओ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अच्छे समझ रहे हो? तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर टेबल है या डायग्राम है, कुछ भी बना रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन जरूर करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो उसको मीनिंग से शुरुआत करो, थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। फिर टेबल बना रहे हो तो टेबल की एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है, टेबल की एक्सप्लेनेशन दो। अगर डायग्राम बना रहे हो तो उसको फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस फॉर्मेट में चलना है आपको, डन है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ डिफरेंट नेम्स ऑफ वन वर्ड। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, एक वर्ड के बहुत सारे नेम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन का एक नेम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट या फिक्स कैपिटल, वियर एंड टियर ऑफ एसेट। तो एक नाम, एक वर्ड के बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में डेप्रीसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, और ट्रीटमेंट नहीं करते तो आंसर गलत हो जाता है। तो वही कह रही हूँ, कई बार क्वेश्चन में आपको एक तो ये पता होना चाहिए एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या है। जैसे इन्वेस्टमेंट का एक और नेम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको एक वर्ड के जितने भी नेम्स है पता होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए तो आपको पता हो कि अच्छा ये तो वही तो है, बस घुमा फिरा के दे दिया, इसका मतलब ये को ना हमें आता नहीं है, हम इतने स्मार्ट है कि हम तो कर लेंगे भाई, है ना, हम इतने स्मार्ट है, हम कर लेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चले, तो आपको ये चीजें देखनी है कि भाई कई बार होता है ना, एक वर्ड के बहुत सारे नाम होते हैं, और कोशिश करना हर एक चीज को पॉइंट्स में लिखने की, पैराग्राफ को बेटा अवॉइड करना, क्योंकि ना एक सिंपल सी बात है, एक टॉपिक है जो आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, है ना, एक ये पेज है और एक ये पेज है, ठीक है। अगर एक टॉपिक है आप पॉइंट्स में लिख रहे हो और एक टॉपिक आप पैरे में लिख रहे हो, टीचर को ये ज्यादा बेटर लगेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 3 पॉइंट मिल गया और तीनों पॉइंट में उसको कीवर्ड्स मिल गए, हाईलाइटेड कीवर्ड्स मिल गए तीनों पॉइंट में। तो ऑब्वियसली उसने क्या करना है भाई, ऐसे टिक मारेगा, और इसके लिए उसको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। जितना आप आसान बनाओगे ना टीचर्स के लिए पेपर चेक करना, उतने आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। यहाँ मुझे 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट्स मिल गए और हर पॉइंट में कीवर्ड मिल गए, मैंने सीधा दे देना 3। यहाँ पे चाहे आपने सेम चीज लिखी है लेकिन पैरे में लिखी है, ना ही आपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, कुछ नहीं किया, यहाँ मुझे मेहनत लग रही है चेक करने में, चाहे आपने सही लिखा है तो भी मैं आपको 2.5 नंबर या 2 नंबर ही दूंगी, नंबर कटेंगे, सीधी सी बात। तो कोशिश करो पहरे में ना लिख के हर एक चीज को पॉइंट्स में लिखो, और जितना आप इजी बना पाओ टीचर के लिए, प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान देना, है ना, जहाँ पे नीट एंड क्लीन दो, पेपर के दोनों साइड थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ठीक है, और ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो, हेडिंग्स को ब्लैक से लिखो, हाईलाइट कर दो, जो कीवर्ड्स है उसको जरूर डबल हाईलाइट जरूर कर देना, या पेन से नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना, कि ताकि टीचर की नजर उस वर्ड पे हो, और वो टीचर सिर्फ वो 2-3 वर्ड जो उसको चाहिए ना उस क्वेश्चन में, या 4-5 वर्ड जो उसको कीवर्ड चाहिए, वो देखे अच्छा बच्चे ने लिखा हुआ है यार, वो ऐसे टिक मारेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, वही है। अब नेक्स्ट है डायग्राम्स। कोशिश करो हर क्वेश्चन में ना सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को भी डायग्राम फॉर्म में जरूर प्रेजेंटेशन इस तरीके से। अगर मैं आपको बात करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला टॉपिक आता है कि सीआरआर को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, एलआरआर को बढ़ाया जाए कि कम किया जाए, रेपो रेट बढ़ाया जाए कि कम किया जाए। तो पहले तो आप उसकी महागता वो पहरे में लिखते हो या जो भी लिखते हो वो लिखोगे, उसके बाद उसी को अगर आप डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ना, टीचर को ये हो जाएगा कि बच्चे को क्या नॉलेज है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, लेट्स से देश में इन्फ्लेशन है, देश में क्या है, इन्फ्लेशन है। अब आरबीआई क्या चाहती है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, है ना, एंड देश में क्या लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना, देश में क्या लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना। अब सीआरआर को बढ़ाए कि कम करे, आप बताओ मैम। सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, क्यों बढ़ाया जाएगा? अब सीआरआर को बढ़ाएगा तो यही होगा कि अब कमर्शियल बैंक ज्यादा रिजर्व रख रहे हैं, किसके पास, आरबीआई के पास ज्यादा रिजर्व रखा जा रहा है, आरबीआई के पास ज्यादा रिजर्व है, यानी बैंक के पास पैसा कम, बैंक के पास पैसा कम तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम, लोगों के पास पैसा कम तो लोगों की परचेसिंग पावर कम, लोगों की परचेसिंग पावर कम, लोगों की डिमांड कम, डिमांड कम यानी प्राइस कम, और प्राइस कम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इस तरीके से आप डब्बे में डब्बा जरूर बना के आना, इस तरीके से ऐसे में डब्बे में डब्बा बना के आना, डायग्राम जितना कोशिश कर पाओ डायग्राम की फॉर्म में बना के आना, कोई नहीं काटेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक है उसको खाली डायग्राम बनाया और एक्सप्लेन नहीं किया, पहले महाभारत एक्सप्लेनेशन दोगे, उसके नीचे डायग्राम बना लेना,
ठीक है। और इस बात का दावा देती हूँ, ठीक है, नंबर चाहे उसके ऊपर वाले के मिलेंगे, लेकिन आपने उसी चीज को जब डायग्राम में कर दिया ना, टीचर सिर्फ डायग्राम देखेगा, अच्छा ये पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं, ये पॉइंट्स मिल गए, उसने ऐसे टिक करना और 4 नंबर या जितने नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर उसने वो आपको नंबर दे देने। ठीक है, कोशिश करो जितना आप अच्छा बना पाओ, जितना आप अट्रैक्टिव बना पाओ पेपर, उतने आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो कोशिश करो डायग्राम्स वगैरह जरूर करो, की पॉइंट्स को जरूर बनाओ, प्रेजेंटेशन पे जरूर ध्यान दो, एग्जाम्पल, जिस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देने की नीड है उसमें जरूर एग्जाम्पल जरूर दो। कई बार होता है ना, हम भी कोई क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो जिसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप वो जरूर एग्जाम्पल दो, ताकि पता क्या होता है, एग्जाम्पल से आपने दे दिया ना, एक्सप्लेन कर दिया, तो सामने टीचर को लगता है बच्चे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ना, बच्चे को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो आपको अच्छे से नंबर दे देगा। ठीक है, कोशिश करो जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम्पल से समझाओ, कंसेप्ट क्लैरिटी एकदम मस्त होनी चाहिए आपको। कोई भी क्वेश्चन कितना भी कहां से घूम फिर के आ जाए, असर्शन, रीजनिंग, कोई भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं से भी, होर्स के क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं से भी उसको अटेम्प्ट कर पाओ, इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, इतने आपको अच्छे से रीजन पता होने चाहिए हर क्वेश्चन के। ठीक है, इसके अलावा एबिलिटी जोन जरूर, ये लास्ट में अगर आप देखते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एबिलिटी जोन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, चैप्टर खत्म होने पे लास्ट पन्ना होता है, लास्ट पेज होता है। अगर मैं एक बात करूं, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम या फिर ग्रीन जीएनपी, ये एबिलिटी जोन में ही है, ये दोनों टॉपिक छोड़ के मत जाना। तो जो एबिलिटी जोन इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ के जाना, ये नहीं कि यार ये तो पीछे है, चैप्टर खत्म हो गया, ये कौन पढ़ के जाएगा, ऐसे मत छोड़ के जाना, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, डू नॉट डिपेंड अपॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ के जाना है, सब कुछ मतलब सब कुछ, ये नहीं कि हाँ भाई इस टीचर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये टीचर मुझे पढ़ा रहा है, ये टीचर मुझे अच्छा लगता है, इस टीचर ने वो गिनती के 10 12 15 क्वेश्चन बता दिए, वही करके चला जाऊँ, नहीं। हाँ, वो जरूर पढ़ने हैं, वो तो ऐसे होने चाहिए कि भाई रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए उन क्वेश्चंस की, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं, वो तो जरूर 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 पढ़ के जाने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन छोड़ दो यार, देखी जाएगी, नहीं, बोर्ड्स का पेपर है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान देना, कोई भी आपको नहीं रोक सकता 95+ मार्क्स लेके आने के लिए। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आई नो आप बहुत फोड़ के आने वाले हो एग्जाम में और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बाय बाय।